आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम करेंगे क्लास 8 नवनीत राय साइंस का चैप्टर नंबर 11, जो आपकी यूनिट 4 हमने आज स्टार्ट की है। यूनिट 1 के हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, यूनिट 2 के भी हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, यूनिट 3 का हमारा कोई चैप्टर है नहीं, यूनिट 4 का हमारा 2 चैप्टर है। ठीक है, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। यूनिट 4 क्या है? मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़। ठीक है, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर है, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन एंड साउंड। यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो पूरी आपकी यूनिट है, ये फिज़िक्स थीम पर है। ठीक है, चैप्टर 11 का क्या नाम है हमारे पास? चैप्टर 11 है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर। ठीक है, फोर्स प्रेशर हम लोग डेली लाइफ के अंदर हम बहुत चीज़ें सुनते हैं। ठीक है, फोर्स और प्रेशर के रिलेटेड। इवन तो हमारी डेली लाइफ के ऑलमोस्ट सभी एक्टिविटीज़ फोर्स प्रेशर के फॉर्मूला पर बेस्ड होती है। बट द थिंग इज़ दैट कि ये कितना डिटेल्ड है वो हम आज समझेंगे कि भाई ये एक नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। फोर्स और प्रेशर देखो कि धक्का दे दिया फोर्स, ये नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मेन कितने टॉपिक्स हैं? 3 टॉपिक है। एक टॉपिक बता देता हूँ सारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स। ठीक है, फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। एक आपका इसके अंदर टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स का, और नेट फोर्स का टॉपिक है, डिस्क्राइबिंग फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स। उसके आगे मस्कुलर, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल वो आगे है। देन प्रेशर के बारे में है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉलिड्स, pressure exerted by liquids due to gases, atmospheric pressure, measurement of these kind of pressures, factors that affect atmospheric pressure, applications of liquid and atmospheric pressure। ठीक है, आज हमने सिर्फ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, ये सब कुछ फोर्स का टॉपिक था, आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले गेट रेडी, आपको बताना है कि हमको कुछ 8 तरीके के एक्शंस दी गए हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। हमको बताना है कि इनमें से कौन से पुश है, कौन से पुल है, कौन से बोथ है। देखो, पुश पुल हमने पढ़ा है, छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है। पुल यानी कि अपनी तरफ लेके आना, पुश यानी कि ढकेलना। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे एक आदमी जो है वो हमारे पास बोट को अपनी डायरेक्शन की तरफ लेकर आ रहा है, यानी कि ये बोट को पुल कर रहा है। नेक्स्टली हमने क्या पढ़ा है कि ये जो आदमी है ये क्या कर रहा है, ये कूली है, ये अपना बैग जो है वो उठा के लेके आ रहा है। अब कहीं ना कहीं ये बैग्स को अपनी तरफ ऐसे नीचे की तरफ पुल कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन क्या है? बच्चे ने बॉल को किक किया है, किक दूर किया है, तो ये पुश का एक्शन है हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे इसने कैच किया है, बॉल आ रही है, तो कहीं ना कहीं बॉल का जो इफेक्ट है वो बच्चे को भी पीछे लेके जाएगा, तो ये पुल हो रहा है। ठीक है, इस एक्शन के अंदर ये दोनों बच्चे अपनी तरफ बुक को पुल कर रहे हैं। ये लड़की डोर को अपनी तरफ पुल कर रही है, फिर ये लड़की डोर को क्लोज करने के लिए उसे पुश कर रही है, और ये बच्चा बॉल को पुश कर रहा है बाय द बैट। नेक्स्ट, इस टॉपिक के अंदर आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है। ये डायग्राम के आपको थ्रू मैं समझा देता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को ये बच्चा मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करने के लिए या फिर वो तो इसको पुश करेगा या फिर इसको पुल करेगा। ठीक है, या फिर तो वो इसको पुश करेगा या फिर तो वो इसको पुल करेगा। ठीक है, अब ये जो है वो एक पुश या पुल कोई ऑब्जेक्ट को जब आप करते हो, दैट इज़ फोर्स। आपने फोर्स लगाई है। ठीक है, अब अगर आपको पुश और पुल के बीच के अंदर डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप क्या करोगे? पुश का जो आपका एक्शन है वो हमेशा एक ऐसा फोर्स होता है जो कि आपको जो जिस चीज़ के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो उसको वो दूर लेके जाएगा, और जो पुल का एक्शन है वो हमेशा नज़दीक लेके आएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या पुश की एग्जांपल क्या हो सकती है? यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे को ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं कि एक टॉय कार है यहाँ पे, वो इस डायरेक्शन में पुल हो रही है। एक लड़के ने क्रिकेट का, विराट कोहली ने एक शॉट मारा है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब
शॉट मारा है जो बॉल से वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट पुश या पुल किया जा रहा है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, हमने ये मेन 3 चीज़ें पढ़नी है। अगर अंडरलाइन करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि अ पुश और पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। पुश इज़ अ फोर्स दैट मूव्स अ बॉडी अवे। ठीक है, द डायरेक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज पुश और पुल इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और पुल इज़ अ फोर्स दैट ब्रिंग बॉडीज क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है, अब इंटरैक्शन के द्वारा क्या होता है, देखो हमने ये तो देख लिया कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो आप एक ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर रहे हो। हमने देखा कि बच्चे ने वो ऑब्जेक्ट को दूर ले रहा तो उससे इंटरैक्ट कर रहा था, पुश या पुल कर रहा था। बट एक बॉडी जो होती है वो, जब ये एक रूल होता है, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन का। मैं आपको एक बार ये तीनों न्यूटन के जो लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर पहला है इनर्शिया का, दूसरा एक्सेलरेशन का, तीसरा एक्शन रिएक्शन का। ये वाला आपको है नहीं, बट आपको एक बार मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। 3rd लॉ ऑफ मोशन है एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो उसका आपको बदले में भी उतना ही मिलेगा एक्शन। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बच्चा है, अब इस बच्चे ने मारी एक वॉल पे अपनी किक मारी। ठीक है, अब इस बच्चे ने वॉल के ऊपर किक मारी, क्या हुआ, इस बच्चे का जो पैर है वो हर्ट होगा। आप करके देखो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने किक किया वॉल को, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है। ठीक है, इसने फोर्स लगाई, अब वॉल तो हिली नहीं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग स्टडी है, बट एट द सेम टाइम वॉल ने भी फोर्स बैक किया है, इसने भी वापस फोर्स लगाई है वॉल ने, इसीलिए उसकी फोर्स से उसका पैर हर्ट हो गया। जब भी हम किसी इमूवेबल ऑब्जेक्ट को करते हैं किक तो हमको हर्ट होगा, है ना, क्योंकि इंटरेक्शन हो रहा है तो आगे उसको भी कोई फोर्स देना पड़ेगा ऑफ कोर्स। ठीक है, ये होता है। ठीक है, आपको एक्टिविटी दी गई है, आपको यहाँ पे बताना है कि अच्छा, इसके अंदर आपको सिर्फ इतना बताना था फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन होता है तभी फोर्स लगती है, सिर्फ इतना बताना था इसमें। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके अंदर आपको एक सिचुएशन दी हुई है, आपको बताना है इसके अंदर कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है और या फिर ये पुश है या फिर ये पुल है। ठीक है, अब आपको ऐसे और 3 एग्जाम्पल्स भी देने, चलो देते हैं। चलो, सबसे पहला है कारपेंटर सॉइंग वुड। कारपेंटर जो है वो लकड़ी काट रहा है। अब लकड़ी वो कैसे काटता है, ये अगर आपके पास वुड का पीस है यहाँ पे तो वो ऐसे यहाँ पे डालेगा सौ अपनी, ठीक है, आरी डालेगा अपनी, औजार डालेगा और उसको वो आगे पीछे करेगा। ठीक है, ऐसे घिसाएगा जिससे वो आगे भी जा रही है मूव और पीछे भी जा रही है, बैक एंड फोर्थ एक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो सौ जो है आरी है उसको वो पुश भी कर रहा है, उसको वो पुल भी कर रहा है, इसलिए बोथ आएगा यहाँ पे। सेकेंड एक्शन है हमारे पास यहाँ पे मूविंग अ ट्रॉली बैग। ट्रॉली बैग को मूव कर रहे हैं आप। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि आप इसको बाहर निकाल रहे हो क्या करो, उन्होंने सिर्फ मूव करने को बोला है। और हमने जब भी पढ़ के आए हैं, अगर आप किसी चीज़ को मूव करना चाहते हो तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, फोर्स मतलब पुश या पुल करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर दोनों बोथ आ सकता है। अभी हमको मूव करने को कहा गया, हम तो उसको पुश भी कर सकते पुल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पे सिचुएशन क्या दे रखी है कि हमको एक कुएं में से पानी निकालना है। अब ऑब्वियसली एक जो कुआं होता है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर पानी वगैरह होता है, पानी होता है, कुएं में पानी होता है। तो यहाँ पे अगर बंदे को निकालना है पानी तो उसको रस्सी को पुल करना पड़ेगा, जिससे ये ऐसे होगी रस्सी, उसका ऊपर आएगा, इसलिए यहाँ पे पुल का एक्शन है। नेक्स्ट क्या है, रिमूविंग वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इन वॉशिंग मशीन। अब नो मैटर कौन सी मशीन वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन आपकी घूमती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, पुश स्पिनिंग है, कि पुश है, पुश का एक्शन है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, अगर आप कोई चीज़ घुमाते हो वो बाहर की तरफ जाती है ना, है ना। आप मैरी गो राउंड में गए होगे, वो जो झूला गोल गोल घूमते हो उसके अंदर बैठते हो, आपको कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि बाहर को भी गिर जाओगे, है ना। आप एक पत्थर से रस्सी बांधो, रस्सी को घुमाओ, पत्थर साथ में लटका हुआ है,
वो भी घूमेगा। अगर आप रस्सी छोड़ोगे तो पत्थर हमेशा बाहर को जाएगा। क्यों? अगर कोई भी चीज़ कभी भी सर्कुलर यानी कि गोल घूमती है तो हमेशा उसको बाहर का एक पुल लगता है, एक बाहर को सॉरी पुश होता है, उसको बाहर को उसको धकेला जाता है, ऑटोमेटिकली होता है ये तो पुश। नेक्स्ट इन्होंने क्या है, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कार। कार की स्पीड बढ़ाने के लिए हम एक्सेलरेटर को प्रेस करते हैं। अगर आप किसी चीज़ को प्रेस कर रहे हो तो वो पक्का पुश होगा। इन्होंने और बोला कि हमको ऐसे और 3 एक्शन देने हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं जिसके अंदर पुश पुल होता है। सबसे पहले खिड़की खोलना, कीबोर्ड के ऊपर टाइपिंग करना, कर्टन्स को बाहर अंदर करना, है ना ये। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिजल्टेंट फोर्स का। अब ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है ये आप एक बार ध्यान से समझ लेना। देखो अब आप रिजल्टेंट फोर्स का हम एक बार एग्जांपल यहाँ से समझते हैं। चलिए रेंदो, देखो प्लेन स्क्रीन रखी मैंने आपके सामने। एक कार होती है। अब आप मुझे बताओ कार कोई ऐसे तो नहीं छोटी मोटी सी चीज़ है, ऐसे ही हाथ पे हम करेंगे तो लग जाएगा, है ना? नहीं, ऐसे नहीं होगा। अब मान लो एक गाड़ी को हमको हिलाने के लिए 12 की फोर्स चाहिए। 12 मैंने आपको एक बार वैसे नॉर्मल यूनिट एज अ बोल दी कि हमको 12 फोर्स चाहिए नॉर्मली, ठीक है? 12 हमको चाहिए फोर्स। अब एक एवरेज बंदा आपके हिसाब से गाड़ी को हिला लेगा? एक एवरेज बंदा, एक नॉर्मल बंदा, अच्छा मान लो एक नॉर्मल जो आदमी है उसकी 5 की पावर है उसके पास, वो 5 की फोर्स लगा सकता है और गाड़ी को हिलाने के लिए 12 की फोर्स चाहिए। अब वो जितने धक्के देगा गाड़ी तो हिलने वाली है नहीं। इसीलिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इसकी जैसे एक और बंदा ले लें, एक और बंदा ले लें, और बंदे ले लें, तो जो इसकी फ़ोर्स है वो हट जाएगी। मतलब इसकी जो फोर्स है वो हमको पता लग जाएगी कि भाई इतनी फोर्स से हम हिला सकते हैं। अब यानी कि एक सिंगल पर्सन की फोर्स इनफ नहीं है गाड़ी को मूव करने के लिए, बल्कि 3 लोग उस गाड़ी को मूव कर सकते हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जो फोर्स अप्लाई होए एक सेम डायरेक्शन पे वो एक लार्ज फोर्स को फॉर्म करती है। हमने 3 बंदे लिए 5-5 वाले, जिनका 15 हो गया, यानी कि अब ये तीनों मिलकर एक सिंगल हैंडेडली एक सिंगल फोर्स बना रहे हैं अपनी। दिस इज़ नेट फोर्स। ओके, ये नेट फोर्स है आपकी। समझ में आया? देखो ये जो कंबाइंड फोर्स होती है जो एक ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन पे लगा रही है, ठीक है, कंबाइंड फोर्स सेम डायरेक्शन पे लगा रही है, वो सभा जो है वो सभी की जो फोर्स है वो सम अप होगा। किसका सम अप होगा? इसका, जिस चीज़ को हम हिला रहे हैं। नहीं समझ आएगा मुझे पता है, मैं आपको देखो फोर्स क्या होती है। इमेजिन आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, जो स्ट्रेंथ आप उसको पुश करने पे लगा रहे हो वो फोर्स है, ठीक है? या उस चीज़ को आपको रोकने के लिए, हिलाने के लिए फोर्स का यूज़ करते हैं। बल्कि नेट फोर्स क्या होती है? अब लेट्स से 2 फ्रेंड्स उस बॉक्स को पुश कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, तो जो नेट फोर्स है वो ऐसे होगा, उन दोनों की पुशेस को जोड़ेगी। अगर एक फ्रेंड हार्ड पुश कर रहा है तो नेट फोर्स की डायरेक्शन बदल जाएगी, है ना? उस हिसाब से नेट फोर्स, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो अगर एक भारी चीज़ नहीं हिल रही आपसे बट वो 3 लोगों से हिल रही है, तो वो 3 लोगों की ताकत इकट्ठा होके जो एक ताकत बनेगी वो नेट फोर्स है। अब ये देखो, अब मेरी बात सुनो। अक्सर क्या होता है व्हेन फोर्स आर अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन दे अपोज ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, टग ऑफ वॉर होती है एक, है ना, ऐसी गेम। इसके अंदर आधे बंदे यहाँ से लगा रहे होते हैं फोर्स, आधे बंदे यहाँ से फोर्स लगा रहे। देखियो अच्छा नहीं, है ना? अब मेरी बात सुनो। अब अगर एक फॉर्मूला होता है, एक नॉर्मल जनरल रूल होता है नेट फोर्स फाइंड करने के लिए। मान लो एक बॉक्स या मान लो एक टेबल है, ठीक है, ऐसा टेबल है। अब इसको एक तरफ ये बच्चा कर रहा है और ये बच्चा कर रहा है। इसके पास 3 की पावर है, इसके पास 3 है और इसके पास भी 3 का फोर्स लगा रहा है ये। अब नेट कितनी होगी? अक्सर हम 3 - 3 = 0, यानी कि अब नेट फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट की अगर उनका डिफरेंस निकालना होता है, उनको माइनस करना होता है, ठीक है? तो इसलिए माइनस करके इनका 0 आ गया। इसीलिए अगर दोनों साइड से फोर्स इक्वल लग रही है
तो नेट फोर्स 0 होगी। बल्कि अगर हमने चलो एक 3 वाला बंदा एक और बुला लिया तो 3 + 3 6, तो यानी कि अभी 6 - 3 = 3, यानी कि अभी इसकी नेट फोर्स 3 है। जनरल रूल होता है बड़ी नंबर को छोटे नंबर से माइनस करो, जितना आपके पास आंसर आएगा वो उसकी नेट फोर्स होगी। ठीक है, ये जनरल रूल है। यहाँ से भी 300 N की फोर्स लग रही है, यहाँ से भी 300 नेट फोर्स लग रही है। अब 300 - 300 0, यानी कि इसलिए रोप हिलेगी ही नहीं, क्योंकि वहाँ से भी सेम प्रेशर लग रहा है, वहाँ से भी सेम प्रेशर लग रहा है। ठीक है, अगर इनका 330 N है और इनका 300 N है, वहाँ से फोर्स ज़्यादा आ रही है, तो 330 - 300 करके देखो, 30 आपके पास आंसर आएगा बस। ठीक है, यानी कि इसकी नेट फोर्स 30 हो गई। नेट फोर्स का टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब हम फोर्स लगा तो रहे, बट इसका चीज़ पे इफेक्ट क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो रुको, फोर्स का सबसे पहले इफेक्ट है कि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर सकता है। अच्छा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सभी चीज़ें सेम होती है। ठीक है, ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है वो चीज़ जो हिले ना। हम जब रेस्ट कर रहे होते हैं हम ज़्यादा हिलते नहीं। ठीक है, अगर आप कहोगे कोई चीज़ स्टेशनरी है, वो वाली नहीं, पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी नहीं, अगर आप कहोगे कोई चीज़ रेस्ट पर है, कोई चीज़ उसकी स्टेशनरी है, वो स्टेशनरी पोजीशन में है। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट यानी कि अभी वो हिल नहीं रही है, विदाउट एनी फोर्स वो हिल नहीं रही है। अब फोर्स लगा के वो चीज़ हिल जाएगी, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंचे खेलते, चलो मैं आपको सारी चीज़ें एक बार ना इसी के थ्रू समझा देता हूँ। पहले 3-4 तो मेरी बात सुनो। पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स है कि जो फोर्स होता है वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल सकता है। अब ये कंचा है हमारे पास, अब इसके ऊपर ये बंदा फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स लगाने पे ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हिल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लगाया गया है इस कंचे के द्वारा। इसने इसको लगाया, इसने इसको लगाया। ठीक है, सबसे पहला ये है इफेक्ट ऑफ फोर्स। सबसे पहला ये है कि वो चीज़ की पोजीशन को चेंज कर सकता है। ठीक है, सेकंड है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। जैसे कि जब एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, इसकी स्पीड को चेंज किया जा सकता है कोई और फोर्स के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो गोल कीपर होता है, या फिर वो फुटबॉल को स्टॉप कर देता है, या फिर कैच करके, या फिर उसकी लातों के द्वारा उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर ये कंचा मारेगा, ये वाला जो कंचा है हमारे पास, ठीक है, कंचा ए कंचा बी, कंचा ए मारा, अब कंचा भी जाएगा। अब ऐसे तो नहीं कि ये रुकता ही रहेगा इन्फिनिट टाइम के लिए, नहीं। एक आप अब ये कहते होगे, आप तो कह रहे हो कि कोई ना कोई फोर्स जो होती है वो उसकी स्पीड को बंद कर देती है। अब फिर अब बताओ ये कौन सा फोर्स होता है कि कंचा अपने आप चलते चलते, या फिर कोई बॉल ले लो, अब उसको छोड़ते हो वो अपने आप ही रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेकंड हमने इफेक्ट फोर्स का क्या पढ़ा कि वो एक चीज़ की स्पीड को बदल सकता है अगर आप फोर्स लगाओ। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस बंदे ने अपना जोर लगाया तो इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, नॉर्मली अब कम होगा। नेक्स्ट, फोर्स डायरेक्शन चेंज कर सकती है। जब अब विराट कोहली ने डायरेक्शन ऑफ फोर्स का एग्जांपल बताया था, अब फिर से विराट कोहली ने मारा, बॉल आ रही थी इस साइड से। ठीक है, यहाँ पे बॉलर है हमारे पास, बॉल आ रही थी इस डायरेक्शन से। अब एक बताओ कौन सी डायरेक्शन से आ रही है बॉल? इस डायरेक्शन में। यहाँ पे खड़ा है हमारे पास विराट कोहली, और विराट कोहली ने अपना बैट लिया और उस बैट से उन्होंने जो बॉल थी वो बॉल को ऐसे दूर फेंक दिया। ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि इसका डायरेक्शन ये था और बाद में डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक जो फोर्स होती है वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट, शेप एंड साइज। आप रोटी खाते होगे ऑफ कोर्स, है ना। अब रोटी बनाते वक्त क्या होता है, आप आटा लेते हो, आटा के अंदर पानी डालते हो, उससे आपका डो बन जाता है, गूंदा हुआ आटा बन जाता है। अब छोटे होते हुए
क्या होता था, अक्सर हम आटे की चिड़िया बना के खेलते थे, है ना, आटे की चिड़िया बना के खेलते थे। आटे की शेप आप चेंज कर सकते हो उसके ऊपर फोर्स लगा के। रबर बैंड को आप खुला टाइट करते हो, यानी कि फोर्स के द्वारा उसकी आप शेप और साइज़ को चेंज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एक सिंपल सी चीज़ है, डिस्क्राइबिंग ऑफ फोर्स। अब सर इसके दौरान आप एक शब्द देखोगे विच इज़ मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है साइज़ या फिर क्वांटिटी, ठीक है। देखो फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए अब आप कैसे बताओगे कि एक फोर्स उस साइड जा रही है। एक तरीका होता है, सबसे पहले फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम एफ करते हैं, एफ इक्वल्स 4। एफ का मतलब होता है फोर्स, एम का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। एफ है अभी फोर्स 1, F1, F2, F5 ऐसे करोगे। फोर्स एफ, अगर एक से ज़्यादा फोर्स आप लगा रहे हो तो उसके नीचे 1, 2, 5, 56 है ना, ऐसे आप करी जाओ। अब ये देखो, अगर एक फोर्स लग रही है तो सबसे पहला F1 लगा लो। अब नेक्स्ट है एरो। अब आपके हिसाब से एक मैंने ऐसे लगाया, एक मैंने ऐसे बनाया। अब बताओ सबसे पहले तो कि एक एरो का यूज़ करते हैं हम फोर्स के डायरेक्शन बताने के लिए। सबसे पहले तो एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन कौन सी है, एक्सर्ट मतलब कौन सी डायरेक्शन पे प्रभाव डाला जा रहा है, ठीक है। अब आप देख के बताओ कि इन तीनों में आपको एक पता चल गया एरो डायरेक्शन बताते हैं तो फोर्स की, फोर्स से हम डिस्क्राइब करते हैं जब। अब बताओ अब आपके हिसाब से कौन सी फोर्स ज़्यादा एक्टिंग होगी और कौन सी फोर्स कम एक्टिंग होगी। कहने का तात्पर्य है कि कौन सी फोर्स के अंदर ज़्यादा ताकत होगी, ज़्यादा स्पीड होगी और कौन सी के अंदर सबसे कम होगी। एरो की लेंथ भी डिसाइड करती है, इसके अंदर सबसे कम एक्टिंग है, सबसे कम ये काम कर रही है क्योंकि इसका एरो छोटा है, इसका एरो सबसे लंबा है, मतलब कि ये कर रही है काम, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब टाइप ऑफ फोर्सेस भी कई प्रकार की होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन जनरल हमने क्या पढ़ा अभी तक, देखो हम अक्सर, एक तो पहली बात है नॉर्मल हमने फोर्स पढ़ते हैं, है ना, नॉर्मल फोर्स लग रही होती है हमारे पास। जैसे कि आपको मैं दिखाऊं अगर, तो ये देखो, हाँ हम मैग्नेट्स के साथ खेलते हैं। अच्छा आप बताओ कि फोर्स जब हम लगाते हैं तो ज़रूरी है उसका असर दिखने के लिए दोनों चीज़ों का कांटेक्ट होना ज़रूरी है? नहीं। बंदा यहाँ पर एक टेबल घिसका रहा है, मतलब टेबल घसीट रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर उस बंदे ने टेबल को टच किया, टेबल को पकड़ा, टेबल को आगे घड़ीस रहा है, वो कांटेक्ट कर रहा है टेबल के साथ। बल्कि जब हम मैग्नेट्स का उपयोग करते हैं, लोहे की चीज़ पड़ी है, कोई निकल की चीज़ पड़ी है, आयरन की, उसके सामने मैग्नेट रखो, आयरन अपने आप मैग्नेट से आ जाता है। बट आप तो कहोगे कि ये कौन सी फोर्स लगी, इसके अंदर तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। होती है, देखो इसी बेसिस पर फोर्स कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जिनके अंदर कांटेक्ट होता है दोनों चीज़ों का, उनको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। जितनी भी मैकेनिकल फोर्सेस होती हैं, यानी कि जिनके मैकेनिकल फोर्सेस जिनके अंदर कांटेक्ट हो रहा होता है, वो सभी एग्जांपल्स होती हैं कांटेक्ट फोर्स की। बट कुछ फोर्सेस ऐसे होती हैं जिनके अंदर कोई कांटेक्ट हो ही नहीं रहता, जैसे नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, ठीक है, उनको कहते हैं नॉन कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, जिनके अंदर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। अब नॉर्मल चीज़ बताओ, अगर कोई चीज़ हिलेगी तो पक्का उस पर कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। आप देखोगे ऊपर से बॉल छोड़ो, बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, हमने क्या पढ़ा, फोर्स की एप्लीकेशन की डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड चेंज करती है, ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करती है। तो ये तीनों चीज़ें तो हो रही है, मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है इस पर, यहाँ पे तो हम कुछ दिख नहीं रहा होता है। सबसे पहले टाइप ऑफ फोर्स जो हम करने वाले हैं वो मस्कुलर फोर्स है। मस्कुलर फोर्स वेरी सिंपल चीज़, देखो अक्सर क्या होता है मस्कुलर फोर्स में, किधर है, हाँ जी,
ये इसका जो एक्शन होता है, जो एक्शन रिएक्शन होता है, वो हमारे पास मसल्स के द्वारा होता है। एक्टिविटी जैसे कि पुलिंग, पुशिंग, किसी को उठाना, लिफ्टिंग, वॉकिंग, ये सभी ह्यूमंस के द्वारा होती है। मस्कुलर फोर्स होती है। ह्यूमंस इसको किसके लिए यूज़ करते हैं मस्कुलर फोर्स को? सी, घोड़ा है, घोड़े के पास जो मसल्स हैं वो इस कार्ट को पुल कर रहे हैं। सेम अगर आपके पास अगर आपको मान लो इलायची क्रश करनी है, तो आप वो जो क्रश करने वाला होता है उसको आप लेते हो और उसको मस्कुलर फोर्स के द्वारा क्रश करते हो। ये था मस्कुलर फोर्स का। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है हमारे पास? देखो, बॉल को आपने फेंका, अब वो धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करेगी और वो एक जगह पे रुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बाईसाइकिल की अगर आप पैडलिंग स्टॉप कर दोगे तो वो अपने आप रुक जाती है। आपको कोई फोर्स दिखनी होगी यहाँ पे, लग रही है अपने आप ही सारी चीज़ें बंद हुई जा रही है। ठीक है, अब वो फोर्स जो कि बॉडीज़ की मोशन को कम करके उसको रेस्ट पे, स्टेशनरी पे लाती है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा दो सरफेसेस के बीच में होता है। अब फ्रिक्शनल फोर्स की हमारी लाइफ में क्या वो हैं एडवांटेजेस है, यूजेस हैं, वो देखते हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अगर हमको किसी चीज़ की फ्रिक्शन बढ़ानी है, वो कब होता है? जब हमको उसकी ग्रिप बढ़ानी हो, उसकी स्टिडीनेस बढ़ानी हो, पकड़ उसकी मजबूत करनी हो। जैसे कि क्या होता है, थ्रेडी टायर्स होते हैं, इनकी ग्रिप्स बनी होती है यहाँ पे, है ना। हम फुटबॉल शूज़ के अंदर स्टड्स होते हैं, ऐसे ग्रूव्स से होते हैं। क्रिकेटर्स के होते हैं, वो अक्सर बॉल को वाइप करते हैं। क्यों? ताकि उसके थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हो जाए, ताकि वो फिसले कम। कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं वो अक्सर अपने हाथों को सैंड से रगड़ते हैं। क्यों? मिट्टी से रगड़ने के बाद जो उनकी फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है, जिससे उनकी पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है, बल्कि फ्रिक्शन कम करने का क्या लॉजिक है? हम फिलेट स्पिनर से तो आपने खेला होगा, जो स्पिनर आते हैं मार्केट में, उन स्पिनर को अगर आप कभी खोल खराई करके देखा हो तो उसके अंदर छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, ऐसी बॉल्स होती छोटी छोटी। ठीक है, अब ये होती क्यों है? क्योंकि जब आपका स्पिनर गोल घूमता है तब उसकी फ्रिक्शन कम होती है। ऐसे ही हमें उसकी पकड़नी मजबूत करनी है, हमको उसको स्मूथली मूव कराना है, यानी कि अब हम इसकी फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। लुब्रिकेंट्स यानी कि तेल वगैरह हम बाईसाइकिल के चेन के अंदर लगाते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सके। ठीक है, हम डोर के हिंजेस के अंदर लगाते हैं। अगर उसकी फ्रिक्शन आपके पास ज़्यादा होगी तो वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा, चींची करेगा। बल्कि अगर उसकी फ्रिक्शन कम होगी तब उसका जो तेल लगाने से उसकी फ्रिक्शन तो वो अच्छे से काम करेगा। अपने दोनों हाथों को रगड़ के देखो, ये भी फ्रिक्शन ही है। पॉलिश सरफेस, जो स्मूथ पॉलिश सरफेस होते हैं इनके ऊपर फ्रिक्शन कम होती है। अब इसलिए देखते होंगे कि हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। कोई कार्ट होती है आपके पास, बैग होता है, नॉर्मल बैग से ज़्यादा लोग टायर वाले बैग प्रेफर करते हैं। क्यों? ये टायर वाले बैग होते हैं उनके अंदर फ्रिक्शन कम होती है, मतलब उनके अंदर जो है वो अच्छे से मूवेबल है। ठीक है, एक तरफ आपके पास ऐसा सरफेस है, ठीक है, और एक तरफ आपके पास बिल्कुल स्मूथ ऐसा सरफेस है। आपके हिसाब से बॉल कहाँ अच्छे से चलेगी? अगर आप बॉल को फेंकोगे तो कहाँ से चलेगी? यहाँ से कि यहाँ से? ऑब्वियसली यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। अक्सर हम कहते हैं कि भैया हमारे पास जो है, जो जुपिटर प्लैनेट होता है हमारे पास, जुपिटर प्लैनेट अर्थ का सेवियर है, अर्थ को बचाता है जुपिटर प्लैनेट। कैसे? आपने कभी सोचा है कि हमको पता है कि जो मून है वो अर्थ के चक्कर लगाता है, अर्थ सन के चक्कर लगाती है, बट कैसे? इतनी भारी ऑब्जेक्ट है, इसको किसी चीज़ से तो पकड़ के रखा होगा, ऐसे तो नहीं कि नॉर्मली है। आप एक बॉल को हवा में फेंकते हो, वो कुछ हाइट पे जाने के बाद नीचे आती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? झरने से पानी नीचे क्यों जाता है, अभी ऊपर क्यों नहीं जाता? हमने ऑब्जेक्ट ऊपर से पकड़ी है, वो हमेशा ग्राउंड पे आएगी जब तक हम उसको पकड़ के नहीं रख रहे। जब ने उसको हमने छोड़ दिया तब वो नीचे आने लग जाएगी। ये फोर्स अर्थ के ऊपर है।
ठीक है, जो हर ऑब्जेक्ट को उसकी तरफ खींचती है, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने डिस्कवर किया था? आइजैक न्यूटन ने। कैसे डिस्कवर किया था आपको ये पता होना चाहिए। वो एक बार एक एप्पल के ट्री के नीचे बैठे थे, उनके उस सिर पे एक एप्पल गिरा था और उनको वो एप्पल गिरने पे उनको ये ख्याल आया कि ये एप्पल हमेशा नीचे क्यों गिरता है। फिर उन्होंने ग्रेविटी की थ्योरी रखी। कई लोग ऐसे कहते हैं कि न्यूटन ने ही ग्रेविटी को डिस्कवर, न्यूटन ने ग्रेविटी को बनाया नहीं था, उन्होंने ग्रेविटी को इन्वेंट नहीं किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था। इन्वेंट करना या फिर बनाना और डिस्कवर करना, डिस्कवर यानी कि खोजना, वो चीज़ पहले से है बट उसको खोजना, उसको प्रमाणित करना, वो होता है। ठीक है, उसको सर्टिफाई करना, ठीक है, वो होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको पता चल गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना आपके पास, वो मैटर के डिफरेंट पार्टिकल्स के थ्रू आती है। एक ऑब्जेक्ट के अगर ग्रेविटी हो रहा है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अपनी ग्रेविटी दिखाएगा, ये बात याद रखना। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी ग्रेविटी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाता है, उनका जो भार है दो ऑब्जेक्ट का, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बताता है। इसीलिए अब मेरी बात सुनो, मैं आपको पूछा था कि हम जुपिटर को सी, अभी आप मैप देखो, ये मैप मैं खोज के लाया हूँ, ये रहा जुपिटर और अर्थ ढूंढो, अर्थ ये रहा है ये। अब ये जो आप ब्लू पिंक देख रहे हो, ये सारे आपके पास एस्ट्रॉइड्स हैं। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड कौन से प्लैनेट के पास है और सबसे कम एस्ट्रॉइड कौन से प्लैनेट्स के पास है? सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे जुपिटर के पास है और सबसे कम एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे अंदर वाले प्लैनेट्स के पास है। ठीक है, ऐसा क्यों? आपको थोड़ा बताता हूँ। देखो, मून बहुत छोटा है अर्थ के मुकाबले, अर्थ बहुत बड़ा है, तो अर्थ क्या करती है अर्थ अपनी अर्थ की जो ग्रेविटी, अर्थ बहुत भारी है तो वो अपनी ग्रेविटी के द्वारा मून को पकड़ के रखता है। सन बहुत बड़ा है, अर्थ बहुत छोटी है, बाकी सारे प्लैनेट सन के कंपैरेटिवली छोटे हैं, तो सन अपने बड़ा होने के खातिर वो क्या करता है, अपनी ग्रेविटी को, अपने ग्रेविटेशनल को रखता है, अपने गुरुत्वाकर्षण बल के साथ सभी प्लैनेट्स को इंटैक्ट रखता है उनकी जगह पे। वही जुपिटर का देखूँ तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का, इसीलिए उसके बड़ा होने का ये फ़ायदा होता है कि जुपिटर के अंदर जितने प्लैनेट आते हैं, जुपिटर के अंदर बाद में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, तो जुपिटर से पहले जितने प्लैनेट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। कैसे? क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा है, तो इसलिए उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी एस्ट्रॉइड्स को अपनी तरफ ही रखती है, आगे जाने नहीं देती, इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर जुपिटर यहाँ पे है, यहाँ पे ढेर सारे आ रहे हैं एस्ट्रॉइड्स, तो वो आगे जाने की बजाय जुपिटर की तरफ ही मुड़ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, जो उसका ग्रेविटेशनल पुल है वो उसको अपने नज़दीक रखेगा। ठीक है, ये था हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बहुत ईजी है, मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स आती है वो मैग्नेटिक फोर्स होती है हमारे पास। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स है, फिर इसको मैग्नेटिज्म भी कहते हैं हम लोग। मैग्नेट जो होता है वो एक इनविजिबल फील्ड बनाता है जो हमको दिख नहीं सकती, एक वैसा कुछ ऑरा बनाता है अपना। जो ऑब्जेक्ट आयरन से बना होता है, निकल से बना होता है या फिर कोबाल्ट से बना होता है, ये तीनों चीज़ों को अपना जो मैग्नेट है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, मैग्नेट किन किन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है? कौन सी चीज़ें मैग्नेट की तरफ जाती हैं? आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताओ मैग्नेटिक फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। आप खुद देखो, अगर यहाँ पे कोई आयरन का पीस पड़ा है, तो वो इसके पास ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि ये इसी एक फील्ड बना रहा है अपनी। हमको पता है मैग्नेट आयरन को, ऑब्जेक्ट को अपने तरफ बुलाता है, आयरन के अलावा निकल, कोबाल्ट को भी अपनी तरफ बुलाता है। ठीक है, मैग्नेट किसी और ऑब्जेक्ट पे जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ग्लास, वुड, इनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। इनके अलावा मैग्नेट के फील्ड के बारे में आपको जानने की बात ज़रूरत है कि बार मैग्नेट जो होता है उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होती है।
ठीक है, उसके एंड्स की तरफ। जितना मैग्नेट, अगर कोई आयरन की चीज़ है वो यहाँ पे कम जाएगी, यहाँ उसके कोनों पे ज़्यादा जाएगी। इसके पोल्स होते हैं, जो किनारे होते हैं उनको पोल्स कहते हैं। लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स। लाइक मतलब सेम सेम, अनलाइक मतलब डिफरेंट डिफरेंट। जो लाइक पोल्स होते हैं, हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ है, ठीक है। एक और मैग्नेट बना लेते हैं, चलो हम यहाँ पे 2 और मैग्नेट बना लेते हैं। हमेशा जो लाइक पोल्स होंगे यानी कि सेम सेम पोल्स होंगे वो एक दूसरे के दूर जाएंगे, ठीक है। लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे के दूर जाएंगे, और जो अनलाइक यानी कि अलग अलग पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सेम सेम पोल, अगर आप नॉर्थ पोल लोगे एक मैग्नेट का, एक और मैग्नेट लोगे उसका भी नॉर्थ पोल लोगे, उसको आप साथ लाने की कोशिश करोगे तो वो साथ नहीं आएंगे, वो दूर दूर जाएंगे। सेम अगर आप एक मैग्नेट का साउथ पोल लोगे, दूसरे का साउथ पोल लोगे, दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे, एक साथ लाने की कोशिश करोगे, वो नहीं आएंगे, वो दूर दूर जाएंगे। बल्कि अगर आप एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लोगे, दूसरे का साउथ पोल लोगे, उनको मिलाने की कोशिश करोगे तो वो चिपक जाएंगे, ठीक है। ये था हमारा, और एट लास्ट हमारे पास जो फोर्स आती है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है सुनना आप। अक्सर एक जादू हम करते हैं, अपने सूखे बालों के ऊपर आप एक कॉम्ब को रगड़ो या फिर बलून को रगड़ो, फिर अगर आप उसको कागज़ के पीसेस की तरफ लेके आओगे तो पीसेस उसकी तरफ चिपकेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है सिर्फ स्टैटिक फोर्स, ये एक होती है हमारे पास चीज़। अब देखोगे आपको अक्सर करंट लगता है अगर आप किसी चीज़ को टच करते हो, ठीक है, करंट लगता है आपको। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही काम है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती क्या है, ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस जो डेवलप होते हैं एक चीज़ के अंदर, अगर आप उसको रब करोगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो दूर दूर से होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये भी। आज हमने इतना करा था, नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम करेंगे अबाउट प्रेशर। प्रेशर के बारे में जानेंगे, प्रेशर होता क्या है और इन डिटेल जानेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।